अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा एक्सरसाइज है 1.2 लेक्चर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई द यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। जैसे कि ए में हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है। इसके अंदर देखें हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन ज़ीरो है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा। ये हमारे पास बी है, उसमें 2, 3, 4 लिखा हुआ है, कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिसेस होगा। सी है हमारे पास 4, 0, 6, ये हमारे पास कौन सा मैट्रिसेस होगा। इसी तरह 1, 0 और 0, 1, ये हमारे पास कौन सा मैट्रिसेस होगा। ई की तरफ आएँ तो देखें ई के अंदर है ई इज इक्वल टू सिर्फ 0 है, 0 मैट्रिसेस कौन सा होगा। और एफ इज इक्वल टू 1, 5, 6, 7, ये हमारे पास कौन सा मैट्रिसेस होगा। इनको सोल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्व करते हैं और बताते हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। एक की तरफ जाएं तो ए में देखें हमारे पास ए के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो उसकी तमाम वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास ज़ीरो हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जितना भी डेटा लिखा हुआ है वो ज़ीरो हो, उसको कहते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा द ए इज नल मैट्रिक्स। नंबर बी की जानिब जो कि है बी इज इक्वल टू 2, 3, 4। अब ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो हो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। तो देखें इसका जो ऑर्डर बन रहा है वो बन रहा है 2, 3, 4, ये एक ही रो बना रहा है, ठीक है। और कॉलम हमारे पास कितने बन रहे हैं, 2 के लिए एक, 3 के लिए दूसरा और 4 के लिए तीसरा। तो ये ऑर्डर हो जाएगा 1 यानी रो 1 बाय 3। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। तो इसका आंसर होगा ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर बी हमारे पास रो मैट्रिक्स है। चलते हैं सी की तरफ जो कि हमारे पास है सी इज इक्वल टू 4, 0, 6। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर कॉलम की तादाद सिर्फ और सिर्फ एक हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। C इज इक्वल टू 4, 0, 6 के अंदर देखें तो हमारे पास कतारें कितनी बनी, 3, और कॉलम कितना है या कितने बने, वो सिर्फ और सिर्फ एक है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी का आंसर है कॉलम मैट्रिक्स। D इज इक्वल टू 1, 0, 0, 1। पहले तो उसका ऑर्डर देख लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 रोज, दिस इज रो नंबर 1 एंड दिस इज रो नंबर 2 एंड 2 कॉलम C1 एंड C2। तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 2/2। सही हो गया। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये 2/2 मैट्रिक्स है। इसको वापस से लिख रहा हूँ क्योंकि अगली बात जो है वो ये है कि अगर आप उसके डायगोनल देखें इस तरह तो वो आपके पास इसकी इस डायगोनल वैल्यू में जो शो हो रही है वैल्यू वो है 1 और 1। तो 1 और 1 का मतलब ये है कि ये जो डायगोनल वैल्यूज़ हैं ये आपके पास 1 है और इसके अलावा तमाम वैल्यूज़ जो है उसकी ज़ीरो हों। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो मैट्रिक्स हमारे पास है ये है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। होता क्या है, जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो डिटर्मिनेंट इसका हमारे पास 1 आता है। फर्दर इंशाल्लाह जब सवाल करेंगे डिटर्मिनेंट लेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह यूनिट वेक्टर है। ई में हमारे पास क्या है, ई में हमारे पास इंफॉर्मेशन है ई इज इक्वल टू सिर्फ 0,
अगर इस फॉर्म में भी है, तमाम वैल्यू 0 है, या इस फॉर्म में भी है, तब भी ये नल मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी डेटा मौजूद नहीं है, इसके अंदर कोई भी डेटा मौजूद नहीं है। सही है, ये नल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब चलते हैं इसकी तरफ, एफ की तरफ। एफ हमारे पास है, एफ इज इक्वल टू 5 6 7। रो तो हमारे पास इसमें 3 है, ठीक है, रो हमारे पास कितनी है, 3 है। ऑर्डर लिख लेते हैं पहले। ऑर्डर हमारा बन जाएगा 3 क्रॉस 1, क्योंकि कॉलम हमारे पास सिर्फ एक है। और हमने कॉलम मैट्रिक्स की यही तारीफ पढ़ी थी कि ऐसा कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होता है। तो देखें, कॉलम की जगह पे सिर्फ 1 आया है, और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, ये सारे ये दिए गए हैं, और इनको सॉल्व करके बताना है कि ये इनमें से कौन से मैट्रिक्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आए तो देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है -8 2 7 12 0 4। तो इसका ऑर्डर पहले चेक करेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। तो देखिए, इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो 2/3 ये इसका ऑर्डर निकला है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर आपस में बराबर ना हो, रो और कॉलम बराबर ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसमें देखते हैं कि कहाँ पर लिखा हुआ है, बी के ऊपर लिखा हुआ है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर ए जो हमारे पास, उसका आंसर होगा वो होगा बी इज इक्वल टू बी, क्योंकि क्वेश्चन ए जो हमारे पास, उसका हमने सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वो इक्विवेलेंट आया है वो आया रेक्टेंगल मैट्रिसेस के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है, उसका ऑर्डर देखें। क्वेश्चन नंबर 2 का इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 301। तो देखें, इसके अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। इसके अंदर 3 रो है और 1 कॉलम है। और पीछे भी हमने सवाल हल किया है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 कॉलम निकले तो वो कहलाता है कॉलम मैट्रिसेस, और कॉलम मैट्रिसेस हमारे पास पड़ा है डी पे। तो इसका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 2 इज इक्वल टू डी, यानी कि ये वाला जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है उसका आंसर है कॉलम मैट्रिक्स, और कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास डी में है। तो आंसर 2 इज इक्वल टू डी हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें कहता है 6 - 4 3 - 2। अब बताएं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। ऑर्डर चेक कर लेते हैं। तो इसमें 2 रो और 2 ही कॉलम है, तो ये 2/2 इसका ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर होने के बाद हमारे पता है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि 2 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं इसको, 2 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं। तो ये एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिसेस ढूंढते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स से पहला है ए, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि वो कहता है कि इन मैट्रिक्स को बताएं कि ये कौन से, इनमें से कौन से मैट्रिसेस हैं। इन मैट्रिसेस को देखकर आप बताएं कि ये कौन से मैट्रिसेस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वो कहता है कि आपके पास 1 0 0 1 एक इंफॉर्मेशन है, बताएं ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो देखें, पहले ऑर्डर चेक करेंगे। तो ये 2/2 मैट्रिक्स है या 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। पहली शर्त तो 2 क्रॉस 2 है। अगली देखें कि इसके डायगोनल जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, 1 है, और डायगोनल के अलावा तमाम वैल्यू 0 हैं। तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो मैट्रिसेस है, ये मैट्रिसेस हमारे पास बन जाएगा आइडेंटिफाई मैट्रिसेस, जो कि हमारे पास है यहाँ पर, ये ई के ऊपर पड़ा है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इसकी डायगोनल वैल्यू के अलावा तमाम वैल्यू 0 हैं, और जो डायगोनल वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। ठीक हो गया, इसका आंसर भी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो देखिए, इसके अंदर कितनी कॉलम्स और कितनी रोज हैं। इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। तो मैंने आपको पहले बताया क्वेश्चन नंबर
1 में कि अगर रो और कॉलम आपस में बराबर ना हो तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जो कि हमारे पास बी है। तो क्वेश्चन 5 इज इक्वल टू बी, क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसके आर्डर्स आपस में बराबर नहीं होते। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। वो हमारे पास है 3 1 0 -1। ठीक है, ये 3 0 1 है या 3 10 -1 है? ये हमारे पास है 3 10 -1। तो देखें इस सवाल के अंदर ये जो हमारे पास है, इस क्वेश्चन के अंदर देखिए कि हमारे पास कितनी रोज बन रही हैं। रो 1 बन रही है और कॉलम 3 बन रहे हैं। तो ऐसा आपके पास मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, उसको हम कहते हैं रो और मैट्रिक्स। इसके अंदर आंसर नंबर सी हो जाएगा। 6 इज इक्वल टू सी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि 1 0 0। इसका ऑर्डर चेक करें तो इसमें 3 रोज और 1 कॉलम है। तो ये भी हमारे पास कहलाएगा रो कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्योंकि इसके अंदर एक ही कॉलम है, तो एक ही कॉलम के लिए हमारे पास डी है। तो क्वेश्चन 7 इज इक्वल टू डी। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसके अंदर हमारे पास 1 2 3 -1 2 0 0 0 और 1। इसके ऑर्डर क्या बनता है? इसमें 1 2 3 3 रोज हैं, 1 2 3 3 कॉलम है। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके डायगोनल वैल्यूज जो हैं वो 1 नहीं है, और उसके अलावा तमाम वैल्यू भी 0 नहीं है, बल्कि किधर 3 है, किधर 1 है, तो किधर 2 है। तो ये हमारे पास कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका आंसर स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास एक के पास है। तो क्वेश्चन 8 का जो हमारे पास आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आए तो वो हमारे पास क्या है? उसके अंदर जो तमाम इंफॉर्मेशन है वो 0 है, तमाम डेटा 0 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स 0 हो तो उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स यहाँ पर है, जी हाँ एफ में है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा एफ, जो कि है नल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द डायगोनल स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। जो ये मैट्रिसेस दिए गए हैं ए बी सी टी और ई, इसमें अब ये बताना है कि आपके पास डायगोनल कौन से हैं, आपके पास स्केलर कौन से हैं और यूनिट मैट्रिक्स कौन से हैं इनमें से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर ए की तरफ। क्वेश्चन नंबर ए हमारे पास है a इज इक्वल टू 4 0 0 4। ये हमारे पास a है। तो a के अंदर देखें कि डायगोनल जो वैल्यूज़ हैं वो 4 और 4 हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो a मैट्रिक्स है, a मैट्रिक्स आपके पास जो है वो डायगोनल है। डायगोनल है। और दूसरी बात देखिए कि इसकी जो दोनों वैल्यू हैं वो आपस में सेम है। इसका मतलब ये है कि ये स्केलर भी है। तो देखें और समझें इस चीज़ को कि स्केलर और डायगोनल क्या होते हैं। डायगोनल मैंने आपको डायगोनल जो हमारे पास मैट्रिक्स थे उसके अंदर ये चीज़ थी कि हमारे पास जो भी वैल्यूज़ होंगी, पहले डायगोनल को देखें यहाँ पर, उसके डायगोनल कहते हैं जो तिरछी, जो इस साइड पे हम जो वैल्यूज़ लिखते हैं उसमें सपोज यहाँ पर आप लिख दें 1 1 1, तो ये जो वैल्यू है ये डायगोनल है क्योंकि ये तिरछा है, एक स्लोप बन रहा है और वो 1 है। और ये एक तो इस तरह की वैल्यूज़ होनी चाहिए, इस तरह भी हो सकती हैं, इस तरह भी हो सकती हैं, 2 3 4, कुछ भी ऐसे हो सकता है। तो ये डायगोनल वैल्यूज़ है, ये भी डायगोनल्स हैं। अब इसके अलावा क्या होना चाहिए डायगोनल के लिए? शर्त क्या है? उसके अलावा उसकी तमाम वैल्यूज़ जो है ना वो 0 होनी चाहिए। तमाम वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए? 0। तो देखिए ये जो इस वैल्यूज़ के अलावा तमाम वैल्यूज़ आपके पास 0 है। इसी तरह इस केस के अंदर भी
तमाम वैल्यू 0 है। इधर भी आ जाएं तो इधर क्या हो जाएगा, इधर ये 0 0 0 0 और 0 और 0। तो देखिए ये वाली वैल्यू भी 0 है और ये वाली वैल्यूज भी 0 है। तो डायगोनल के लिए ये शर्त है। अब चलते हैं स्केलर को। स्केलर क्या है? स्केलर के लिए ये है कि जो वैल्यूज आपकी डायगोनल्स हैं वो सारी की सारी सेम होनी चाहिए। जैसा कि इस केस में 2/2 मैट्रिक्स है हमारे पास और इसके अंदर ये 4 और 4 ये डायगोनल वैल्यूज स्केलर वैल्यूज है जो कि 4 4 है। समझाने के लिए आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर सपोज यहाँ पर आपके पास कोई वैल्यूज है वो a है, ये भी a होना चाहिए, ये भी a होना चाहिए। चेंज ना हो और बाकी तमाम वैल्यूज आपके पास क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। शर्त है अगर ये शर्त पे नहीं उतरता तो ये आपके पास स्केलर नहीं होगा। तो ये आपके पास स्केलर है, इसकी तमाम वैल्यू सेम है। इस तरह एक और एग्जांपल भी समझाने के लिए ये मैंने 3/3 लिया और याद रहे कि कोई भी जो मैट्रिक्स है डायगोनल तब होता है जब वो स्केयर की फॉर्म में हो, 3/3 में हो, 2/2 में हो, 4/4 में हो। जिस तरह मैं अभी करने जा रहा हूँ 4/4 का कर लें, x ले लें, x या s ले लें, s इजी है, s 0 0 0 0 s 0 0 0 0 s 0 0 0 0 s। तो ये आपके पास क्या होगा, 4/4 मैट्रिक्स होगा और इसकी तमाम वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम होगी। जो डायगोनल हैं वो तमाम वैल्यूज सेम होगी। जैसे हम यहाँ पर सारी डायगोनल वैल्यू s है और इसके अलावा तमाम इंट्रीज जो इसके अंदर पाई जाती हैं वो 0 हैं। वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास 0 है। क्या है हमारे पास, 0 है। तो ये डायगोनल और स्केलर की तारीफ थी। तो इस रूल से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो डायगोनल भी है और स्केलर मैट्रिसेस भी है। इस तरह कर लेते हैं कि समझने के लिए और आसानी पैदा करते हैं कि जो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स, जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिसेस होंगे उसको हम यहाँ लिख देंगे डायगोनल। ठीक है, डायगोनल हम यहाँ लिखेंगे। जितने भी हमारे पास मैट्रिसेस या होंगे ABC में जो भी होगा वो यहाँ लिख देंगे। उसके अलावा उसकी डायगोनल वैल्यूज हम यहाँ लिख देंगे। इसके अलावा हमारे पास जो स्केलर होगा वो हम यहाँ लिख देंगे और इसी तरह हमारे पास जो यूनिट मैट्रिसेस होंगे या मैट्रिक्स होंगे उसको हम यहाँ लिख देंगे। तो इस रूल से क्या हुआ, ए हमारे पास डायगोनल हुआ और ए ही हमारे पास स्केलर भी हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। वो कहते हैं एक मैट्रिक्स है आपके पास 2 -1 0 और 0। देखिए ये डायगोनल है क्योंकि इन दो वैल्यू के अलावा तमाम वैल्यू 0 है। ठीक है, और ये 2/2 है, स्केयर मैट्रिक्स है, 2/2 है। और ये जो डायगोनल वैल्यूज हैं ये आपके पास 2 और -1 है। तो ये भी डायगोनल वैल्यूज अवेलेबल है। तो ये हमारे पास क्या आएगी, बी भी हमारे पास डायगोनल है क्योंकि इसकी जो ये डायगोनल वैल्यूज़ के अलावा तमाम वैल्यू 0 हैं। इसकी और एग्जांपल ले लेते हैं समझाने के लिए। सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है वो उसका नाम है 2 0 3। ठीक है, इस तरह। और ये क्या है आपके पास डायगोनल। इसके अलावा तमाम वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तब भी वो डायगोनल कहलाएगा। इस तरह नहीं होगा इसकी कोई भी वैल्यू किया आपके पास डायगोनल है, अगर ये डायगोनल नहीं है तो फिर कैसे नहीं होगा। यहाँ पर कोई एक वैल्यू कोई भी कर दें, 7 कर दें, 1 कर दें, कुछ भी, तो ये नॉन 0 है। तो ये आप डायगोनल नहीं है, याद रहे। तो ये आपके पास जो ये क्वेश्चन नंबर बी है वो आपके पास डायगोनल है। ठीक है, तो हमने इसको डायगोनल के चार्ट में लिख दिया। सी है 1 0 0 1। तो ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इस पर देखिए कि डायगोनल वैल्यूज जो आपके पास 1 है और बाकी तमाम वैल्यू 0 है। तो ये आपके पास डायगोनल कराएगा और साथ में इसकी जो वैल्यूज है वो 1 1 1 है। तो इसका मतलब है यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि इसकी तमाम जो डायगोनल वैल्यूज है वो सेम है, 1 है। 1 का मतलब यूनिट है। तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसको यूनिट मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं। ये यूनिट मैट्रिक्स में तो है खैर लिखेंगे, लेकिन इसको हम स्केलर भी लिख सकते हैं। स्केलर इस वजह से लिख सकते हैं
कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपस में सेम है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पीछे कि z की इसकी s की एग्जांपल दी थी। इसमें एक और एग्जांपल दे देता हूँ। ये b और बाकी तमाम वैल्यूज़ क्या है 0 है, तो ये b सेम है, तो इस रूल से ये स्केलर भी मैट्रिक्स है। 3 0 0 3। तो देखिए जिस तरह पहले केस था उसी तरह 2x2 मैट्रिक्स है। इसकी डायगोनल वैल्यूज़ जी हाँ अवेलेबल है और बाकी तमाम वैल्यू जीरोज़ हैं, तो इसका मतलब है डी भी डायगोनल है। और इसके अलावा हमारे पास ये 3 और 3 ये दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास स्केलर भी है। E इज इक्वल टू 2 0 0 2। क्यों? 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 0 का 0, 0 का 0, 1 प्लस 1 2। तो ये हमारे पास क्या है 2x2 मैट्रिक्स है। डायगोनल वैल्यूज हमारे पास हैं वो हैं 2 और 2, इसका मतलब डायगोनल वैल्यूज हैं तो ये हमारे पास डायगोनल कहलाएगा। और दूसरी बात इसकी ये दोनों वैल्यूज हैं वो सेम है और ये हमारे पास स्केलर भी कहलाएगा। तो देखें आज का ये क्वेश्चन नंबर 3 था, उसके अंदर ये बताना था कि कौन सी वैल्यूज डायगोनल हैं, स्केलर है और मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स हैं। तो देखें ए हमारे पास डायगोनल है, बी हमारे पास डायगोनल है, सी हमारे पास डायगोनल है, डी हमारे पास डायगोनल है और ई भी हमारे पास डायगोनल्स हैं। अब डायगोनल्स क्यों थे? क्योंकि इस डायगोनल वैल्यूज़ के अलावा बाकी तमाम वैल्यूज़ ज़ीरो थी। ठीक है, बाकी तमाम वैल्यूज़ हमारे पास क्या थी? ज़ीरो। क्या थी? बाकी तमाम वैल्यू आपके पास थी क्या? ज़ीरो। इसी केस के अंदर ये तमाम वैल्यू ज़ीरो थी, ये तमाम वैल्यू ज़ीरो थी, ये तमाम वैल्यू ज़ीरो थी, इसी तरह ये तमाम वैल्यू भी ज़ीरो थी। इसलिए डायगोनल्स हुए ए बी सी डी ई सारे डायगोनल। स्केलर कैसे हुए? स्केलर ऐसे हुए कि ये दोनों वैल्यूज जो थी ये हमारे पास ये 4 1 ए में ये 4 और 4 सेम था और बाकी तमाम वैल्यूज जो इंक्रीज थी वो ज़ीरो थी, इसी वजह से ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। बी के पास जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये सिर्फ और सिर्फ डायगोनल कहलाएगा और कुछ नहीं कहलाएगा। इसके पास जो तमाम वैल्यूज़ थी डायगोनल में वो 1 थी, इसलिए यूनिट मैट्रिसेस कहलाएगा। और इसमें आए डी में आए तो आपके पास ये तमाम वैल्यूज़ थी जो थी वो सेम थी और उसके अलावा तमाम वैल्यूज़ ज़ीरो थी, तो इसलिए वो आपके पास स्केलर कहलाएगा और डायगोनल कहलाएगा। इसी तरह आपके पास ई में आए तो ये दोनों वैल्यू आपस में सेम है, इसलिए स्केलर कहलाएंगे और बाकी तमाम इंटरेस्ट ज़ीरो हैं और ये जो डायगोनल वैल्यूज़ हैं वो 0 से बढ़कर है, तो इसी वजह से ये आपके पास डायगोनल भी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी ई एंड ई व्हेन। जब आपके पास ये मैट्रिक्स मौजूद हो तो आप इसका नेगेटिव मालूम करें। सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है, आसान है, आपने किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी। सिर्फ और सिर्फ -1 को मल्टीप्लाई कर देना है तो ये तमाम के तमाम मैट्रिसेस आपके पास नेगेटिव मैट्रिसेस बन जाएंगे। किस तरह? देखिए, A इज इक्वल टू 1 0 -1। मैंने अब कहा कि बोथ साइड आपने क्या मल्टीप्लाई करना है? माइनस। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या करना है? -1 ऑन बोथ साइड। आपने बोथ साइड -1 मल्टीप्लाई कर देना है। बोथ साइड आपने मल्टीप्लाई कर देना है -1 मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो देखिए -a इज इक्वल टू माइनस इंटू 0 0 -1। अब ये आपके पास बन गया नेगेटिव मैट्रिसेस। अब आप इस ये वाली ये जो माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। -a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय दिस -1 मल्टीप्लाई बाय दिस -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -1 -1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 माइनस मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू +1। तो ये आपके पास नेगेटिव
मैट्रिसेस आ गया ए का। क्वेश्चन नंबर ए तो सॉल्व हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। वो क्या है, b इज इक्वल टू 3 -1 2 1। क्या करना है आपने, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 1, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 1 बाय -1। ठीक है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू -1 3 -1 2 प्लस 1। ठीक है, तो इस -1 को मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -2 और -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1। ठीक है, तो ये आपके पास -1 मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू -b। तो ये आपके पास नेगेटिव मैट्रिसेस निकल आया b का। क्या है, देखिए इसमें चीज़ें क्या होगी, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। इसी तरह एंट्रीज चेंज होती रहेंगी, जहाँ जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा और जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो जाएगा। ये आपके पास बी का आंसर आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। सी हमारे पास, तो सी है हमारे पास 2 6 3 2। क्या कर देना है, -1 से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए -1 मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 2 6 3। अब देखिए इसकी तमाम वैल्यूज़ क्या है, पॉजिटिव में, लेकिन -1 जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी। -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, -1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू -6, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2। ये आपके पास -1 मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू -c। तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा नेगेटिव मैट्रिक्स। D इज इक्वल टू -3 2 -4 5। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, -1 ऑन बोथ साइड, तो आपके पास क्या हो जाएगा, D मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय ये मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब -1 मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास ये बन जाएगा ये हमारे पास बन जाएगा प्लस का 3, -1 मल्टीप्लाई करेंगे +2 के साथ तो -2 हो जाएगा। सही है, और -1 मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, ये 4 हो जाएगा। -1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू -5। तो ये हमारे पास डी का आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई की तरफ। देखिए ई हमारे पास जो है वो है 1 -5 2 और 3। क्या कर देना है आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग क्या करना है, -1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -e इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय e इज इक्वल टू -e। और इस तरह डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि पीछे समझा चुका हूँ। तो जो वैल्यू उसकी पॉजिटिव है पहले वो लिख लें, उसके साथ माइनस लगा दें, और जो माइनस की है उसको पॉजिटिव कर दें, और जो पॉजिटिव है उसको वही माइनस कर दें। तो ये इसका आंसर बन जाएगा -e इज इक्वल टू दिस। सिर्फ क्या है, आपने -1 मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यूज आपके पास पॉजिटिव होंगी वो नेगेटिव हो जाएंगी, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगी। देखिए 1 2 3 आपके पास जो थी वैल्यूज वो पॉजिटिव थी, इसके अंदर -1 मल्टीप्लाई करने से ये नेगेटिव हो गई। -5 आपके पास नेगेटिव था, और इस जब मल्टीप्लाई -1 हुआ तो वो प्लस का 5 बन गया। वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि ट्रांसपोज ने ए का, बी का, सी का, तो हमारे पास इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा। ट्रांसपोज होता क्या है, ट्रांसपोज ये होता है कि अगर आप रो को कॉलम में तब्दील कर दें या कॉलम को आप रो में तब्दील करें तो इस अमल को कहते हैं ट्रांसपोज। ठीक है,
और ए का ट्रांसपोज लें तो ए का ट्रांसपोज होगा, देखें 0 1 -2 का ट्रांसपोज होगा, इसके ऊपर ए टी लिखेंगे, टी फॉर ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये क्या है, एक कॉलम है, आपने इसको लिखना है रो की तरह। तो किस तरह लिखेंगे, पहला कॉलम है तो इसको आप रो तस्वर किस तरह करेंगे कि आप इसको रो की सूरत में लिख देंगे 0, ठीक है, 1 1 -2। तो ये देखिए कॉलम से ये एक कॉलम मैट्रिक्स था और ये एक रो मैट्रिक्स बन गया। तो ये आपके पास कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए, ये ट्रांसपोज है ए का, ठीक है, ये ट्रांसपोज है इस ए का। बी के पास चले, आपने रो को कॉलम और कॉलम को रो में तब्दील करना है। अब देखिए ये आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है जो कि रो में है 5 -6, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, रो में। इसका ऑर्डर मैं बता दूँ आपको, इसका ऑर्डर है 1/3 और इधर देखें इसका ऑर्डर था 3/1। तो 3/1 कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, इस 3/1 का जो ऑर्डर था वो ट्रांसपोज लेने के बाद 1 क्रॉस 3 हो गया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, 1 क्रॉस 3 है तो ये हमारे पास किस तरह बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 क्रॉस 1 में। तो चलते हैं, ये पूरी रो लिखी हुई है, अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, बी का ट्रांसपोज लिया तो अब इसको किस में करना है, कॉलम में करना है, क्योंकि ये तो रो में है। तो देखिए पहले 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद 1 लिखेंगे, उसके बाद फिर 6 लिखेंगे। तो आपने उसी तरह इसको चेंज करना है जिस तरह जिसकी तरतीब है। पहले आपके पास आ जाएगा फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम। तो आपने इसको तब्दील किस तरह करना होगा, बिल्कुल इस तरह करना होगा। ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, ये वाली एंट्री, उसके बाद ये वाली एंट्री लिखेंगे, सेकंड रो आपके पास जो है वो यहाँ पर थी, ट्रांसपोज लिए तो ये उल्टा हो जाएगा, 2 पहले आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये ट्रांसपोज है उसका, क्योंकि हमने ट्रांसपोज उल्टा कहते हैं ना, रो को कॉलम में करना। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा ए 1 3 लिखा हुआ है, मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो आप इसको 1 3 को 31 लिख दें, यानी कि 3 1 लिख दें, तो क्या हो जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये इस तरह ट्रांसपोज बन जाएगा। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसे समझाने के लिए था कि रो को कॉलम में किस तरह बदलते हैं। तो इसका ऑर्डर अब क्या बन जाएगा, इसका ऑर्डर बन जाएगा 3 क्रॉस 1। मैंने ये कहा था कि जब ये 3 क्रॉस 1 था तो उसको 1 क्रॉस 3 में हमने किया, ट्रांसपोज लिया, और ये आपके पास 1 क्रॉस 3 था तो इसका ट्रांसपोज 3 क्रॉस 1 हो जाएगा। ये ऑर्डर लिखने की ज़रूरत नहीं है, याद रहे कि ऑर्डर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है, आपको पता हो कि ये चीज़ असल में कैसे है। तो ए का ट्रांसपोज ये हो गया, बी का ट्रांसपोज ये हो गया, सी का ट्रांसपोज लेते हैं। सी का ट्रांसपोज क्या है, 1 2 2 -1 और 3 0। ट्रांसपोज लेते हैं सी का ट्रांसपोज लिया, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में। अब देखिए, अब मैं इसको रो को कॉलम में करना चाहता हूँ, ठीक है, या कॉलम को रो में, दोनों का आंसर सेम आएगा। पहले आपको रो को कॉलम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, दिस इज फर्स्ट रो, इसको कॉलम में लिखें 1 2, ये हो गया फर्स्ट कॉलम। अब आप दिस इज सेकंड रो, इसको कॉलम में लिखें तो ये हो जाएगा 2 -1। उसके बाद आप इसको लिखें 3, और ये थर्ड रो है, इसको आप कॉलम में लिखें तो ये आपके पास बनेगा 3 0। ये ट्रांसपोज हो जाएगा आपके पास सी का। ये आंसर भी इस तरीके से करें जैसा मैंने किया, इसका भी ठीक है, और दूसरे तरीके से कहता हूँ उस तरीके से करते हैं तो भी आंसर यही आएगा। देखिए सी ट्रांसपोज, ये भी आंसर सही है, और इसके ऊपर मैं मिटा देता हूँ, अब उससे इसको लिखता हूँ। ये देखिए आपके पास क्या था, 1 2 2 -1 3 0। अभी जो मैंने किया रो का, अब मैं कॉलम के जरिए करूँगा। तो ये देखिए कॉलम सेलेक्ट किया, इस कॉलम को रो में तब्दील कर दूँ तो कैसे होगा, 1 2 3, ये रो में मैंने तब्दील कर दिया, ये फर्स्ट कॉलम को मैंने रो में कर दिया, सेकंड कॉलम को फिर मैं रो में कर रहा हूँ। तो देखें 2 -1 और 0, देखें दोनों के इस तरह करें, रो को कॉलम में करें या कॉलम को रो में, आपका आंसर सेम आएगा। तो ये दोनों आपस में, ये दोनों तरीके ठीक है, कॉलम वाला तरीका भी ठीक है और रो वाला भी तरीका ठीक है। कि डी का ट्रांसपोज लें, डी का ट्रांसपोज ले लिया, डायरेक्ट ले लें। आप डी का ट्रांसपोज लें, रो को कॉलम या कॉलम को रो में, जो चीज़ सेलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं।
तो आप मैं इसको करूँगा रो को कॉलम में, ये मेरे पास रो थी, इसको कॉलम में लिखूँगा 2 3, और ये मेरे पास दूसरी रो है, इसको मैं कॉलम में लिखूँगा 0 5। तो ये मेरे पास ट्रांसपोज होगा ई का। ई का ट्रांसपोज क्या होगा? ई का ट्रांसपोज होगा, अब मैंने यहाँ पर रो को इस्तेमाल किया, आपके लिए समझाता हूँ। यहाँ पर ये मैंने रो को इस्तेमाल, रो 1 को, रो 2 को मैंने कॉलम में तब्दील किया। अब मैं कॉलम को रो में तब्दील करूँगा। ये देखिए, अब मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिया, तो इसको रो में करूँगा 4 - 2 - 4, ये फर्स्ट रो बन गई, और 3 और 5 ये मेरे पास दूसरी रो बन गई। तो देखिए ये मैंने कॉलम के रो के तरीके से किया, आप इसको कॉलम के तरीके से ट्राई करें, तभी आपका आंसर ये आएगा। अगर इसको आप रो के तरीके से करें तब भी आपका आंसर ये आएगा। ये ट्रांसपोज हो गया ई का। एफ की तरफ चलते हैं। एफ है हमारे पास, एफ का ट्रांसपोज ले लें, क्या बनेगा? ये आपके पास रो है, ये रो नंबर 1 है, और ये दूसरी रो है, रो नंबर 2 है। इसको आप कॉलम में लिखें 1 2, और इसको आप कॉलम में लिखें रो नंबर 2 को 3 4। तो ये ट्रांसपोज है इसका एफ का। क्वेश्चन नंबर 6 की जाने, वेरीफाइड दैट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है कि ए का ट्रांसपोज ले जाए, उसके बाद फिर उसका ट्रांसपोज ले जाए, डबल ट्रांसपोज ले जाए, तो वो ए के बराबर आता है। अगर हम ट्रांसपोज लेने के बाद अगर ये मैट्रिक्स आया तो हम कहेंगे कि वाकई ये प्रूव हो गया कि ये वैल्यू उसके बराबर आती है। इस तरह बी में ये कह रहे हैं कि अगर आप बी का ट्रांसपोज लें, फिर उसके बाद ट्रांसपोज लेने के बाद उसका अगेन फिर ट्रांसपोज लें या डबल ट्रांसपोज लें, तो आपके पास वही आंसर बी आना चाहिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 0 1। इसका आप ट्रांसपोज लें तो रो को कॉलम में करना शुरू कर दें। तो ए का ट्रांसपोज क्या आया? ए का ट्रांसपोज आया, ये कॉलम है, कॉलम को रो करें 1 0 और 2 1, ये उसका हो गया ए का ट्रांसपोज। अगेन ट्रांसपोज लेने, अगेन क्या लेने? अगेन ट्रांसपोज, क्योंकि डबल ट्रांसपोज है ना। अगेन ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज अगेन लेते हैं इसका ए टी का, मतलब है कि हमने ए टी का फिर से ट्रांसपोज ले लें। तो यहाँ पर देख लें ए टी का ट्रांसपोज, अगेन ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 2, ये सॉरी पहले इसको लिखते हैं 1 2 0 ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो अगेन क्या लेंगे? ट्रांसपोज लेना है, तो यहाँ पर ट्रांसपोज, यहाँ पर ट्रांसपोज, तो क्या बन जाएगा? अब आप रो को सॉरी कॉलम को रो में करें, तो ये कॉलम है आपके पास 1 2, ये रो में तब्दील हो गया, और 0 1 ये आपके पास रो में तब्दील हो गया। कॉलम नंबर 1 रो नंबर 1 में तब्दील हो गया, कॉलम नंबर 2 रो नंबर 2 में तब्दील हो गया। तो ये ए का डबल ट्रांसपोज जो हुआ, क्या ये हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है? देखते हैं हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या था। 1 0 1 2 0 1 1 2 0, बिल्कुल ये वेरीफाई हो गया। प्रूव दैट, ठीक है जी, क्या कि ए का डबल ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल होता है ए के। क्वेश्चन नंबर बी है हमारे पास के बी हमारे पास क्या है? बी इज इक्वल टू वो हमारे पास है 1 1 2 0। इसका ट्रांसपोज दें, ट्रांसपोज रो को कॉलम में करें या कॉलम को रो में। ये कॉलम नंबर 1 है, इसको मैं रो नंबर 1 में कर दूंगा। तो ये जगह 1 2, और ये कॉलम नंबर 2 है, तो इसको मैं तब्दील कर दूंगा रो नंबर 2 में। तो ये बन जाएगा 1 0। ये ट्रांसपोज हो गया किसका? बी का। अगेन ट्रांसपोज लेते हैं, अगेन ट्रांसपोज लेंगे, पोज लेंगे किसका? ए बी टी का, बी टी का अगेन लेंगे, यानी डबल ट्रांसपोज हो जाएगा, और वो हमारे पास क्या बनेगा देखते हैं। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 1 0। तो उसका ट्रांसपोज लें,
कॉलम को रो में करें तो ये बन जाएगा C1 को पहले रो में कर दें तो ये बनेगा 1 1 और C2 इसको रो में कर दें तो 2 0 बनेगा। तो देखते हैं कि हमारे पास डबल ट्रांसपोज जो B का है क्या वो B के बराबर है। तो देखें ये हमारे पास वैल्यू निकली 1 1 2 0 1 1 2 2 0 1 1 2 0। तो ये वाकई ये बात दुरुस्त हो गई कि हमारे पास B का डबल ट्रांसपोज इक्वल होता है उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स B के। जी तो प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लियर होगा। तो इंशाल्लाह अगर आपको फिर भी वीडियो इसके अंदर टॉपिक्स के अंदर या किसी भी जगह पे आपको कोई कंप्लेंट आ रही है, कोई मसला आ रहा है कि वीडियो क्लियर नहीं है, कुछ भी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। आज की जो हम एक्सरसाइज थी वो 1.2 थी, लेक्चर नंबर 3 था और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी लेक्चर नंबर 4 और वो बनेगा 1.3। तब तक मिस्टर सिक्यान अली को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।